Hello CA Final students, welcome back to Sarang C classes. I am CA Vipin Singla, your friend, mentor and faculty for CA Final Financial Reporting. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज एक न्यू इंडेक्स 105 नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल एंड डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस। अभी इससे लास्ट लेक्चर में हम इसी के बड़े भाई को निपटा के आए हैं अच्छे से, इंडेक्स 36 इंपेयरमेंट ऑफ एसेट्स को। अभी करेंगे हम इंडेक्स 105 को। तो एक काम करता हूं, मैं इनकी लिंकेज करवा के आपको स्टडी करवाता हूं थोड़ा अभी, क्योंकि आपको अगर क्वेश्चन में ये आइडेंटिफाई ना कर पाएगी वहां पे इंडेक्स 36 एप्लीकेबल होना या इंडेक्स 105, तो मे बी आप गलत करके आ जाओ वहां पे सारा, तो इसलिए जरूरी है। और हमारे बहुत सारे कंसेप्ट हैं जो वो सिमिलर हैं इंडेक्स 36 से, तो यहाँ पे आपको इसलिए ज्यादा एफर्ट्स लगाने भी नहीं पड़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक बहुत छोटा सा प्यारा सा इंडेक्स है। आइए, हमने इंडेक्स 36 किया था तब हमने क्या किया था कि अंदर बाहर से मेरी कोई खबर आई थी जिससे मेरे को पता लगा था कि जिस अमाउंट पे मैं अपनी एसेट्स को बुक्स में शो कर रहा हूं, मैं भी उतना अमाउंट में रिकवर ही ना कर पाऊं, उतना अमाउंट रिकवर ना कर पाऊं। तो मैंने कैरिंग अमाउंट और रिकवरेबल अमाउंट का कंपैरिजन किया था वहां पे। मैंने क्या किया था वहां पे, कैरिंग अमाउंट का कंपैरिजन किया था रिकवरेबल अमाउंट से, कि मैं कितना अमाउंट रिकवर कर सकता हूं, उसके साथ कंपैरिजन किया था। अब रिकवरेबल अमाउंट मेरी क्या थी? रिकवरेबल अमाउंट मेरी, एक काम करता हूं, रिकवरेबल अमाउंट मैंने कैसे निकाली थी? वैल्यू इन यूज, कि अगर मैं यूज करूंगा तो मेरा कितना कैश फ्लो वगैरह जनरेट होगा आज की डेट में, उसको डिस्काउंट फैक्टर करके ले आता था कि अगर मैं उसको यूज करूंगा तो कितना कैश फ्लो जनरेट होगा, अगर मैं उसको सेल कर देता हूं तो कितना कैश फ्लो जनरेट होगा। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, कि अगर मैं सेल कर देता हूं तो मेरी जेब में कितना पैसा आएगा। तो हमने इन दोनों से निकाला था कि कौन से वाला हायर था। अगर दोनों मेरे पास थे, ये भी दिया हुआ था ये भी दिया हुआ था, तो मैंने क्या किया था, इन दोनों में से जो भी हायर था वही रिकवर करना चाहूंगा, तो मेरा वही रिकवरेबल अमाउंट बना था। और साथ में मैंने आपको बताया था कि अगर वैल्यू इन यूज दिया हुआ है बट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल नहीं दिया हुआ, तब आप क्या करोगे, वैल्यू इन यूज को ही आप रिकवरेबल अमाउंट मान लोगे। तो आपने वहां पे वैल्यू इन यूज को ज्यादा आपने इंपॉर्टेंस दी थी, समझे? कि मतलब अगर ये अकेला दिया हुआ है तो इसको मान लिया आपने, बट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल अगर अकेला दिया हुआ है, वैल्यू इन यूज नहीं दिया हुआ, तो आपने कहा था कि नहीं, मैं इसको रिकवरेबल अमाउंट नहीं मानूंगा। क्योंकि मैं किस लिए नहीं मानूंगा, वहां पे मेरा मेन उन एसेट्स के ऊपर मैं ये टेस्ट कर रहा था जिसको कि मैं अपने बिजनेस में यूज कर रहा था, और मेरा पर्पस भी था कि यूज ही करता रहूंगा आगे, मेरा कुछ उसको बेचने का पर्पस नहीं था। बस एक बार टेस्ट कर रहा था रिकवरेबल अमाउंट निकालने के लिए कि क्या पता मेरा यूज करने से ज्यादा मेरा बेचने में बेनिफिट हो। अगर अकेला सिर्फ ये दे रखा मेरे को, ये नहीं दिया हुआ, तो मैंने इसको इग्नोर किया था कि इसको रिकवरेबल अमाउंट अकेले को नहीं मानूंगा। अगर वैल्यू नहीं यूज दिया हुआ था अकेला, तो इसको मान लिया था मैंने रिकवरेबल अमाउंट, ये ना भी दिया हो चाहे। हमारा वहां पे था मेन उन एसेट्स का जिसको मैं यूज करते आ रहा हूं। तो हुआ क्या, जो ये फेयर वैल्यू वाला था, ये कहता अरे भाई मेरे को कुछ तो इज्जत दो, अगर मैं नहीं आ रहा है, मेरे बिना भी इसका काम चल रहा है, रिकवरेबल अमाउंट ये खुद बन रहा है, अगर मैं आ रहा हूं तो मेरे को सिर्फ इसके कंपैरिजन में देख रहे हो कि कहीं अगर इससे ज्यादा हूं मैं तभी मेरे को इज्जत दी जा रही है, अदरवाइज तो मेरे को कोई इज्जत ही नहीं है। अगर मैं वैल्यू इन यूज जितना कैश फ्लो जनरेट कर रहा है उससे ज्यादा अगर मैं जनरेट कर दे रहा हूं, तब तो मेरे को इज्जत मिल रही है, अदरवाइज मेरे को कोई इज्जत नहीं मिल रही, मेरे बिना भी काम चल रहा है आपका, ठीक है। तो मैंने उसको कहा अरे भाई इतना खफा क्यों होता है तू, तेरे लिए तो मैं अभी एक न्यू इंडेक्स बनवा देता हूं अभी। तो मैंने इसके लिए एक न्यू इंडेक्स का निर्माण करवाया, कौन सा था, इंडेक्स 105। मैंने कहा हम इसमें वैल्यू न्यूज को घुसने भी नहीं देंगे, सिर्फ तू यहां पे राज करेगा। वहां पे तो इंडेक्स 36 में तो तू भी गया हुआ था। तो मैंने कहा कि इंडेक्स 105 तो बना दिया, बट उसके लिए तेरे को तभी आने दूंगा मैं फिर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल को, अगर कुछ क्राइटेरिया अगर वो एसेट मीट कर देगी, तभी मैं सिर्फ तेरे को इज्जत दूंगा। मतलब कि वो एसेट 105 में आ जाएगी तो वहां पे सिर्फ तेरा राज रहेगा, समझे? ये लगा लो, इंडेक्स 105 में आने के लिए जो एसेट्स हैं, कौन से एसेट्स, वो अभी डिटेल में बातें करेंगे। मैं सिर्फ यहां पे एक लिंकेज बनवा रहा हूं आपकी कि क्या लिंकेज है। अभी इंडेक्स 105 में हमने बात की कि जो एसेट्स अगर कुछ क्राइटेरिया फुलफिल कर देंगी
कुछ क्राइटेरिया फुलफिल कर देंगी तो वो एसेट इंडेक्स 105 के अंदर आ जाएंगी, मतलब इंडेक्स 105 उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। अप्लाई हो जाएगा फिर तो यहाँ पे हमारा क्या है, इसको तो आने नहीं दिया हमने, हमने सिर्फ यहाँ पे आने दिया था फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल को। तो हम कहेंगे कि कैरिंग अमाउंट तो रहेगी क्योंकि बुक्स में जो है उसके साथ तो कंपैरिजन करना ही है, बट हम यहाँ पे अब रिकवरेबल अमाउंट के साथ नहीं करेंगे कंपैरिजन, हम किसके साथ करेंगे, हम यहाँ पे फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल के साथ कंपैरिजन करेंगे। यहाँ पे अब एक काम कर सकता हूं मैं, यहाँ पे इसको अगर कट करूं इसकी जगह लिख देता हूं क्या, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। मैं अब क्या करूंगा, कैरिंग अमाउंट का सिर्फ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल के साथ कंपैरिजन करूंगा। वहां पे करते थे हम रिकवरेबल अमाउंट के साथ, अब ये तो सर वैसे ही इजी हो गया, वहां पे हमें रिकवरेबल अमाउंट निकालने के लिए वैल्यू इन यूज भी निकालना पड़ता था जो मतलब कि काफी टाइम टेकिंग होता था। मैं कह रहा हूं अरे भाई ये छोटा भाई है उसका, ये बहुत ईजी रहेगा आपके लिए। ओके, यहां पे कैरिंग अमाउंट का फिर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल के साथ कंपैरिजन करेंगे। अब यहां पे मैं बताता हूं एसेट्स का क्राइटेरिया क्या होता है। यहां पे वो वाले एसेट्स आते हैं, मतलब अभी डिटेल में नहीं बताऊंगा, अभी सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूं, डिटेल में हम आगे करेंगे ताकि आपको पता लग जाए, एक आइडिया हो जाए कि हमने यहां पे सिर्फ इसको इज्जत क्यों दी, इसको क्यों नहीं दी। क्योंकि यहां पे वो एसेट्स ही आएंगी मेरी जिसको कि मैं चाहता हूं कि बेच दूं, आज जैसी कंडीशन में है उसको निकल दूं, मतलब अभी के अभी कोई आए मैं रेडी हूं इसको निकलो निकलो, मतलब बेचने के लिए रख निकाल दिया मैंने, मेरे पास रखी हुई है सिर्फ इसलिए कि मैं उसको बेचना है, मेरे को मेरा कोई पर्पस नहीं है कि उसका फ्यूचर में कोई यूज करने से कैश फ्लो वगैरह जनरेट करने का, नहीं, मेरा पर्पस है कि इसको बेच के पैसा मिलता है उसको ले लो बस। अगर ऐसा पर्पस हो तो मतलब कि इसके साथ कुछ और भी कंडीशंस लगी हुई हैं, अगर ये मतलब कि बेचने वाला पर्पस वाली कंडीशंस वगैरह सारा जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल हो जाता है तो इंडेक्स 105 लग जाएगा। तो उसके बाद हमारा क्या कंपैरिजन होगा, हमारे रिकवरेबल अमाउंट से ना होके कैरिंग अमाउंट और फिर लेस कॉस्ट टू सेल के साथ कंपैरिजन होगा। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे डिटेल में इंडेक्स 105 को। अभी तक मैंने आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दिया था कि हम यहाँ पे क्या डिस्कस करने वाले हैं, एक लिंकेज बनवा दी कि इंडेक्स 36 में कौन सी एसेट्स थी और इंडेक्स 105 में कौन सी। इंडेक्स 36 में वो जहाँ पे यूज करने वाली एसेट्स थी मेरी, और यहाँ पे अगर क्या सारी बेचने वाली एसेट्स नहीं, जो क्राइटेरिया मेरा फुलफिल करेगी उन्हीं एसेट्स को इंडेक्स 105 लेगा। ओके, सबसे पहले तो ये बताओ कि इंडेक्स 105 को बनाया क्यों गया था। हमारा जो नॉन करंट एसेट्स, यहाँ पे नॉन करंट एसेट्स ही डील होंगी क्योंकि यहाँ पे नाम में लिखा हुआ था नॉन करंट एसेट्स के लिए। अब नॉन करंट एसेट्स या फिर डिस्पोजल ग्रुप, ये क्या होता है मैं अभी डिटेल में बताऊंगा, आप समझोगे ये नॉन करंट एसेट ही है जो भी है। हेल्ड फॉर सेल, एक तो ये है कि ये स्पेसिफाई करता है इसकी अकाउंटिंग को नॉन करंट एसेट और डिस्पोजल ग्रुप की, जिसको हेल्ड फॉर सेल मतलब कि जिसको मैं रखा इसलिए हूं कि बस आज मैं बेचने के लिए निकाली हुई है मैंने, चाहे अभी आके ले जाए कोई, ऐसा कुछ सीन है अगर, तो वो वाली एसेट्स की क्या अकाउंटिंग वगैरह होगी, कैसे उसका डिस्क्लोजर होगा, कैसे उसका प्रेजेंटेशन होगा, कैसे उसका मेजरमेंट होगा मेरी बुक्स में, वो सब डिस्कस करने के लिए वो सब मतलब कि वो सब कौन बताएगा, कौन स्पेसिफाई करेगा, वो इंडेक्स 105 बताएगा कि अगर आपको बेचने का पर्पज है उस एसेट को जिसको आप पहले बिजनेस के लिए यूज कर रहे थे, मतलब कि जो आपकी अभी मैं आगे बताऊंगा कौन सी एसेट्स हैं, आप ये अभी समझो एसेट्स। और एक प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर क्या होगा डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस का, ये भी डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस वगैरह क्या होते हैं ये भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। अभी ये हम देखेंगे एप्लीकेबिलिटी, ये इंडेक्स एप्लीकेबल किस किस के ऊपर है। मैं अगर कहूं कि ये इंडेक्स सभी एसेट्स के ऊपर एप्लीकेबल है, कौन सी, जो नॉन करंट एसेट्स है, सभी नॉन करंट एसेट्स के ऊपर ये एप्लीकेबल है, और डिस्पोजल ग्रुप्स के ऊपर। बट क्या ये जितनी भी, जैसे मैंने इंडेक्स 16 किया था वहां पे मेरी पीपी भी आ रही थी, तो क्या वो सारी की सारी इसके अंदर ले आए, नहीं, कुछ क्राइटेरिया अगर मीट करेगी, मैंने आपको पहले ही कहा था जो एसेट्स नॉन करंट एसेट्स कुछ अगर क्राइटेरिया मीट करेंगी, जो क्राइटेरिया हम अभी बात करेंगे आगे, जैसे जैसे लेक्चर आगे जाता रहेगा हम बात करेंगे कि कौन सा क्राइटेरिया है और उसमें क्या मीट करना है। तो अगर वो क्राइटेरिया मीट कर देती है नॉन करंट एसेट, जैसे मान लो कोई पीपी की एसेट थी, कोई इंडेक्स 38 की एसेट थी, कोई मेरी कोई भी एसेट लगा लो, सारी नॉन करंट एसेट्स अगर वो क्राइटेरिया मीट कर देती हैं तो इंडेक्स 105 उसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। बट ये बात अभी सारे उसके ऊपर सारे प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे। मैं कहूंगा कि
मतलब कि कुछ कुछ प्रोविजंस तो सभी नॉन करंट एसेट्स जो क्राइटेरिया मीट करेंगे उसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। तो मैं एक काम करता हूं ना, यहां पे कुछ आपको बना के दिखा दूं। अब मैं कहूं इसकी एप्लीकेबिलिटी किस किस के ऊपर होगी। इंडेक्स 105 की, ठीक है। इसकी है होगी नॉन करंट एसेट्स जो होंगी, जो कि विच मीट्स सम क्राइटेरिया गिवन इन इंडेक्स 105। मतलब कि जितनी नॉन करंट एसेट्स हैं, अगर वो कुछ क्राइटेरिया दिया हुआ जो मेरा वो मीट कर देते हैं, तो उन सभी के ऊपर एप्लीकेबल हो जाएंगे। बट यहां पे मैंने आपको बार बार बट बोला है, क्यों बोला है ये समझो। कुछ प्रोविजंस सभी पे एप्लीकेबल नहीं होंगे, बट मेजरमेंट प्रोविजंस विल नॉट एप्लीकेबल ऑन ऑल एसेट। ये सभी एसेट्स पे एप्लीकेबल नहीं होंगे। इसका हमने आईसीआई के स्टडी मेट में दिया होगा कि कौन से एसेट्स के ऊपर मेजरमेंट वाले प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो इसके अलावा और जो प्रोविजंस आपको दिए हुए हैं, जैसे कि कुछ और प्रोविजंस में, जैसे कुछ मेरा डिस्क्लोजर कैसे करना है, प्रेजेंटेशन क्या होगी उसकी, या फिर मेरा कुछ क्लासिफिकेशन वगैरह के हैं प्रोविजंस, वो सब क्या एप्लीकेबल हो जाएंगे। हाँ, वो सारे मतलब ऑल एसेट्स के ऊपर एप्लीकेबल है। कौन से वाली एसेट्स के ऊपर, जो मेरी ऊपर कवर हुई है, जो ये आपने देखा था अभी कौन से क्राइटेरिया मीट करके आई है, जो ऑल एसेट्स। इसको मैं 1 नाम देता हूं, इसको कवर्ड इन 1, समझे। अब यहां पे मेजरमेंट प्रोविजन कौन सी एसेट के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, वो तो हम वहां पे पढ़ेंगे। बट मैं एक एनालिसिस करके आपको बता देता हूं कि कौन से एसेट्स के ऊपर मेजरमेंट वाले प्रोविजंस आपके अप्लाई हो जाएंगे। कौन से इंडेक्स में एसेट्स कवर होती हैं। जो मैं अगर आपको बताऊं कि अगर बात करते हैं इंडेक्स 16, जब इंडेक्स 16 किया था मैंने, उसके अंदर जो एसेट्स आई थी उनके ऊपर मेजरमेंट वाले प्रोविजन अप्लाई हो जाएंगे। क्या इंडेक्स 16 पे ये वाले प्रोविजन अप्लाई होंगे, डिस्क्लोजर वगैरह वाले। हाँ, ये तो सभी पे हैं जो क्राइटेरिया मीट कर जाएंगी। सबसे पहले तो हमने क्राइटेरिया ही चेक किया, मीट सम क्राइटेरिया। उसके बाद फिर देखा कि मेजरमेंट वाले कुछ एसेट्स पे अप्लाई नहीं होंगे। अब बात कर रहे हैं कौन से पे एप्लीकेबल हो जाएंगे ये, ठीक है। और एक इंडेक्स 40 में आती है, कुछ इंडेक्स 38 में। मैं अगर मोटा मोटी कहूं कि इन 3 इंडेक्स में जो एसेट्स कवर होती हैं उनके ऊपर तो सारे ही अगर क्राइटेरिया मीट कर देती है तो सारे के सारे इंडेक्स 105 के प्रोविजन अप्लाई हो जाएंगे। और इसके अलावा अगर कुछ और इंडेक्स में आती है एसेट्स मेरी नॉन करंट एसेट्स जो कुछ क्राइटेरिया मीट कर देती हैं, तो उनके ऊपर मेजरमेंट वाले अप्लाई नहीं होंगे प्रोविजंस, बट डिस्क्लोजर, प्रेजेंटेशन, क्लासिफिकेशन वाले हो जाएंगे। काफी सिंपल है। अगर मैं कहूं कि अप्लाई किसके ऊपर होगा, सारी नॉन करंट एसेट्स। सबसे पहले तो ये देखना कि नॉन करंट एसेट क्राइटेरिया मीट करके आ जाओ हमारे घर के अंदर, फिर उसके अंदर हम भेदभाव करेंगे उनमें कि क्या आप इंडेक्स 16 से हो, इंडेक्स 40 से हो, इंडेक्स 38 से हो। अगर हो तो आपके ऊपर हम मेजरमेंट प्रोविजन भी लगा देंगे। अगर नहीं हो तब हम मेजरमेंट वाले नहीं लगाएंगे, बाकी वाले सब लग जाएंगे आपको। सिंपल। तो अभी मैं यहां पे रीड करवाता हूं आपको। अगर अभी तक आपको एक कंसेप्ट समझने में मजा आ रहा है, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, लाइक किया करो, कमेंट किया करो, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे कि बच्चों को अच्छे लग रहे हैं लेक्चर्स, या फिर कुछ अगर इंप्रूवमेंट के आपको लगता है कि हाँ कुछ इंप्रूवमेंट करनी चाहिए, तो वो भी आप कमेंट में डालो, या फिर आप मेरे को व्हाट्सएप भी कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको अबाउट सेक्शन में मिल ही जाएगा। तो आइए एक बार यहां से
रीडिंग करते हैं। दिस इंडेक्स अप्लाइज टू ऑल रिकॉग्नाइज्ड नॉन करंट एसेट्स एंड डिस्पोजल ग्रुप, मतलब कि सभी नॉन करंट एसेट्स और डिस्पोजल ग्रुप्स के ऊपर ये अप्लाई हो जाएगा इंडेक्स। इंडेक्स कौन सा 105। बट यहाँ पे कुछ सभी के ऊपर जो सी कुछ कंडीशंस मीट करेंगी, क्राइटेरिया मीट करेंगी, उनके ऊपर आएगा। द मेजरमेंट प्रोविजंस ऑफ दिस इंडेक्स डू नॉट अप्लाई टू द मेजरमेंट प्रोविजंस, ये इन के ऊपर अप्लाई नहीं है। इनके ऊपर डेफर्ड टैक्स एसेट है, अगर इंडेक्स 12 में जो कवर होती है उसके ऊपर अप्लाई नहीं है। एक एम्प्लॉय बेनिफिट्स इंडेक्स 19 में जो कवर होती हैं एसेट, जैसे एम्प्लॉय बेनिफिट प्लान एसेट्स वगैरह होती है जो, उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा इंडेक्स 105। आपको कुछ जाने पहचाने नहीं लग रहे? लग तो रहे हैं सर। इंडेक्स 36 किया था तब हमने देखा था ऐसे ऐसे ही थे सेम। हाँ वही है सेम। वहां पे भी एप्लीकेबल नहीं था इंडेक्स 36 भी इनके ऊपर, यहां पे भी एप्लीकेबल नहीं है। मैं कह रहा हूं ये छोटा भाई है, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है इनके बीच में। बहुत सारे इनके गुण दोष मिलते हैं आपस में। इसके ऊपर नहीं लगेगा, इसके ऊपर नहीं लगेगा। फाइनेंशियल एसेट्स जो कवर होते हैं इंडेक्स 109 में, इंडेक्स 109 ही डील करता है उसके साथ तो कि क्या करना है क्या नहीं। नॉन करंट एसेट्स जो कि मेरी इंडेक्स 41 के अंदर आती है, जो मेरी एग्रीकल्चर वाला इंडेक्स है जो हम अभी करेंगे आगे, उसके अंदर जो आती है वो कहां पे मेजर होती है? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे। अब वहां पे मेजर होती है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे, तो उसको यहां पे लाके करेंगे क्या हम? यहां पे भी तो जो मेरी बुक्स में फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे ही शो हो रही है वो एसेट अगर मेरी, तो फिर यहां पे लाके भी आप क्या ही उखाड़ लोगे अलग से? यहां पे भी आप फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल का जो बुक्स में आ रही है उसके साथ कंपैरिजन कर रहे हो, तो कोई लॉजिक नहीं बनता। तो इसलिए इसको भी भारी रख दिया इन्होंने। और एक कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आते हैं, इंडेक्स 117 में डील होते हैं, वो वाले यहाँ पे नहीं आएंगे। ओके, अभी एक इंपॉर्टेंट नोट जो मैं आपको बता गया हूं, वाइल द मेजरमेंट प्रोविजंस माइट नॉट अप्लाई टू द अबव, मतलब कि इन वाली एसेट्स के ऊपर मेजरमेंट वाले प्रोविजंस अप्लाई नहीं है। तो अब मेरे को आप ये बताओ कि आपको ये लर्न करना ज्यादा शूट कर रहा है, मतलब कंफर्टेबल फील कर रहा है, या फिर जो मैंने आपको बताया था कि सिर्फ 16, 38, 40 के अंदर जो एसेट्स आ रही हैं उनके ऊपर लगा दो आप, वो ज्यादा बेटर है ना? अब आगे बात करते हैं जो क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट्स हैं इंडेक्स 105 में, वो अप्लाई हो जाएंगे, मतलब कि इन एसेट्स के ऊपर भी अप्लाई हो जाएगी, बट मेजरमेंट के प्रोविजंस इन पे अप्लाई नहीं होंगे। आप वहां पे कुछ गलत मत समझ लेना, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बोल तो दिया था, ये वाले है ना जो इन तीनों के ऊपर अप्लाई होगा। कौन से मेजरमेंट प्रोविजन? अप्लाई मेजरमेंट प्रोविजन मैं आपको बोल तो दिया था, बट यहाँ पे राइट करना रह गया था, तो मे भी आपको ये लगेगी ये सेट है जिनके ऊपर नहीं लगने वाला, समझे? मतलब इन तीन के ऊपर तो अप्लाई हो जाएगा। मैंने आपको बोल दिया था, बट वो मे बी आप मिसअंडरस्टैंड ना कर जाओ बाद में, कभी नोट्स वगैरह ये बनाए होंगे तो आपने, तो वहाँ पे रीड करते हुए, इसलिए मैंने वहाँ पे जाके लिख दिया अभी। हाँ, जो क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर वाले आपके प्रोविजंस हैं वो तो सभी एसेट्स पे अप्लाई हो जाएंगे जो कुछ क्राइटेरिया मीट कर देते हैं। रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंडेक्स स्टिल अप्लाई इफ दिस नॉट मीट द क्राइटेरिया टू बी क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल। ये देखो, ये देखा ना, स्टिल अप्लाई, मतलब कि इंडेक्स 105 के जो बाकी प्रोविजंस हैं वो इन एसेट्स पे लग जाएंगे, चाहे मेजरमेंट वाले ना भी लगे। कब? इफ दीज एसेट्स, अगर ये एसेट्स मीट दी क्राइटेरिया, कुछ क्राइटेरिया मीट कर देती है जो कि हमारा इंडेक्स 105 में दिया है, क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल और आर पार्ट ऑफ डिस्पोजल ग्रुप क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल। ये क्राइटेरिया की बात करेंगे हम कि क्या क्राइटेरिया क्या नहीं है। तो मतलब कि कुछ क्राइटेरिया अगर मीट कर देती है, मेरा सिंपल जो मैं आपको अभी डिटेल में करवा के आया था वही यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसके बाद बात करते हैं कुछ मीनिंग्स वगैरह की। नॉन करंट एसेट, ये नॉन करंट एसेट कौन सा होता है? जो करंट एसेट नहीं होता, ये लिखा है मेरी साइड, क्या देख रहे हो? एन एसेट दैट डज नॉट मीट द डेफिनेशन ऑफ करंट एसेट। वाह वाह वाह। और करंट एसेट क्या होता है सर? जो नॉन करंट एसेट नहीं होता। अरे सर ऐसे ऐसे एग्जाम आ जाए तो मजा ही आ जाएगा, हम तो यही लिख के आएंगे। नहीं, करंट एसेट की डेफिनेशन दी हुई है,
करंट एसेट इन्होंने डिफाइन किए कि क्या है, वो हम जब इंडेक्स 1 करेंगे तो उसमें डिटेल में डिस्कशन करेंगे, बट अभी के लिए एक बार मैं मोटा मोटी आपको बता देता हूं कि इंडेक्स मतलब करंट एसेट होता क्या है। करंट एसेट वो एसेट होती है आपकी जिसका कि मेरे को पता है कि विद इन 1 ईयर के अंदर मैं उसको रिलाइज कर लूंगा, समझे, जिसका मेरे को पता है कि विद इन 1 ईयर के अंदर अंदर मैं विद इन 12 मंथ्स के अंदर मैं उसको रिलाइज कर लूंगा, उसको कहते हैं हम करंट एसेट। और जिसको नहीं कर पाऊंगा उसको नॉन करंट एसेट कह देते हैं, नॉन करंट एसेट, समझे। अब डिस्पोजल ग्रुप, अभी हमने बात की थी नॉन करंट एसेट, उसके अंदर क्या होता है, जैसे मेरी कोई एक एसेट लगा लो, पीपी लगा लो, मान लो कोई मशीन है मेरी, मशीन ए, ये एक अलग एसेट होगी नॉन करंट एसेट। एक मेरी मशीन बी है, वो मेरी एक अलग नॉन करंट एसेट होगी। एक मेरा फर्नीचर है, वो मेरी एक अलग नॉन करंट एसेट हो गई है, ठीक है। ऐसे ऐसे मेरी नॉन करंट एसेट होगी। बट अगर मैं कहूं कि इन तीनों को अगर एक साथ कहूं तो क्या होगा, मेरा ये ग्रुप हो गया, ग्रुप ऑफ एसेट, जिसको कि मेरे को अभी डिस्पोज करना, मतलब कि सेल वगैरह करने हैं। ए ग्रुप ऑफ एसेट्स, इसके अंदर कुछ लाइबिलिटी भी आ सकती है, आ सकती है, जैसे हमने इंडेक्स 36 करते हुए किया था, याद करो, रिकॉल करो। हमने उसमें देखा था कि अगर मैं किसी बिल्डिंग को लैंड ली थी मैंने, मेरे को कुछ लाइबिलिटी बनी थी कि मेरे को एक पीरियड के बाद जब उसको करूंगा तो मेरे को वापस उसको रिस्टोर करके देना होगा, तो उसकी लाइबिलिटी आज ही बुक की थी मैंने। अब मैंने उसमें एग्जांपल लिया था कि अगर मैं सेट को फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल निकालता हूं कि अगर बेचने वाला कितने में बिकेगी उसका प्राइस निकालता हूं, तो उसके अंदर ऐसा नहीं था कि मैं लाइबिलिटी का अलग से पता कर रहा था, या फिर ऐसा नहीं था कि मैं कहता हूं कि एसेट तो आप यूज कर लो कोई नहीं, जब इसकी रिस्टोरेशन की बारी आएगी तो मेरे पास आ जाना, नहीं, वो लाइबिलिटी भी उसकी ही हो जाती है, फिर जिसने एसेट ली वही उसको रिस्टोर करेगा। तो ऐसी कुछ लाइबिलिटी होती है जिसको कि मैं मतलब कि अलग कर ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है, तो वो भी साथ में जाएगी, तो वो वाले भी इसका पार्ट ही बनेगी डिस्पोजल ग्रुप का। ये लिखा, ए ग्रुप ऑफ एसेट टू बी डिस्पोज्ड ऑफ बाय सेल और अदरवाइज। डिस्पोज कैसे कैसे हो सकता है, बाय सेल हो सकता है, या फिर अदरवाइज कुछ मतलब कि यूज करना ही बंद कर दिया, मान लो किसी भी वे से डिस्पोज हो सकता है, तो वही लिखा है सेल और अदरवाइज टुगेदर एज ए ग्रुप इन ए सिंगल ट्रांजेक्शन। एक सिंगल ट्रांजेक्शन में मतलब कि एक से ज्यादा एसेट्स चाहे तो मैं बेच देता हूं, चाहे उसका यूज बंद कर देता हूं। अगर ऐसा सिनेरियो है तो मैं उसको नॉन करंट एसेट नहीं कहूंगा, कहूंगा कि नॉन एसेट का एक ग्रुप है, उसको क्या नाम दिया मैंने, डिस्पोजल ग्रुप, कि वो डिस्पोज कर रहा हूं उसको, चाहे तो बेच रहा हूं पूरे ग्रुप को, या फिर उसको मैं यूज से बाहर कर रहा हूं अपना, कि अब से यूज नहीं करूंगा, या फिर मान लो कुछ भी लगा लो XYZ रीजन कि मैं अपनी डिस्पोज ऑफ कर दिया उसको एज ए ग्रुप इन ए सिंगल ट्रांजेक्शन एंड लाइबिलिटी इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद दोज एसेट्स। जो अभी मैंने एग्जांपल दिया था आपको इंडेक्स 36 में जो भी किया था, वो एग्जांपल अभी दिया था, दैट विल बी ट्रांसफर्ड इन द ट्रांजेक्शन, इसको कि मैं अलग नहीं कर सकता, डायरेक्टली एसोसिएट है उन एसेट्स के साथ। अगर मैं एसेट बेच रहा हूं तो एसेट को सेल कर रहा हूं तो वो लाइबिलिटी भी साथ में जाए ही जाएगी, ऐसा नहीं है कि वो लाइबिलिटी अकेली रुक जाएगी मेरे लिए। वो ऐसा जिद्दी बच्चा है, अपने माता पिता से अलग ही नहीं होता। द ग्रुप इंक्लूड्स गुडविल, ग्रुप के अंदर गुडविल भी इंक्लूड होगी, जो कि हमने बिजनेस कॉम्बिनेशन में क्वायरी की थी। हमने देखा था कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल को तो हम अपने बुक्स में जगह ही नहीं देते हैं, जब उसको जगह ही नहीं दे रहे तो उसका तो मैटर ही नहीं आता। ये गुडविल आएगी तो मेरी कब बिजनेस एक्वायर किया, बिजनेस कॉम्बिनेशन वगैरह किया, तो उस टाइम पे मेरी जो गुडविल जनरेट होती है वो वाली आती है। और हमने इंडेक्स 36 किया था, तब हमने क्या किया था कि गुडविल सीजूस के अंदर एलोकेट होती है। कौन से सीजू में एलोकेट होगी, हमने देखा था कि जिसको उस कॉम्बिनेशन की वजह से, जिस सीजू को उस कॉम्बिनेशन की वजह से सिनर्जी का बेनिफिट मिलेगा, सिनर्जी का बेनिफिट मिलेगा, जिस सीजू को उस कॉम्बिनेशन की वजह से सिनर्जी का बेनिफिट मिलेगा, मतलब कि एक साथ आ गए हैं तो उस वजह से उसको कुछ बेनिफिट मिलेगा, अगर तो उसमें कुछ प्रोपोर्शन हमने गुडविल का डाला था। हमने एक रेशो बनाई थी कि इसको कितना बेनिफिट मिल रहा है, उसके आपस में अपोर्शन कर दिया था उस गुडविल के पोर्शन को। तो हम अगर यहाँ पे जो डिस्पोजल ग्रुप, जिस ग्रुप को हम डिस्पोज कर रहे हैं, जिस मतलब जो एसेट्स और उसका, अगर वो सीजू है, अगर सीजू नहीं है तो हम गुडविल नहीं लेंगे, अगर सीजू है तो हम उसके अंदर गुडविल भी ले लेंगे। ये तो लिखा है द ग्रुप इंक्लूड्स गुडविल,
तो हम उसके अंदर गुडविल वाला पोर्शन जो उसके अंदर पोर्शन एलोकेट हुआ था वो वाला भी डिस्पोजल ग्रुप का पार्ट बन जाएगा। अब क्या सर ये विदाउट सीजू के भी हो सकती है डिस्पोजल ग्रुप? हाँ हो सकती है। अब ये लगा लो, मैं एक ये मोबाइल है मेरा और एक ये मेरा कैलसी है, इन दो एसेट्स को मैं कहूं कि मेरे को ये बेचनी है, दो एक से ज्यादा होगी ना, और एक ही ट्रांजेक्शन में बेचनी है मेरे को इन ए सिंगल ट्रांजेक्शन, ये लिखा होता ना इन ए सिंगल ट्रांजेक्शन। मैं कहता हूं कि बेच दोनों बिकाऊं मैं, इन दोनों को अपने अब बिजनेस से बाहर कर रहा हूं मैं इसको, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है, मे बी सीजू ना भी हो तभी वो डिस्पोजल ग्रुप होगा, अगर एक से ज्यादा एसेट्स होती हैं तो, ग्रुप ऑफ एसेट्स, ठीक है। अब ग्रुप के अंदर हम गुडविल भी इंक्लूड कर देंगे जो कि बिजनेस कॉम्बिनेशन से आई होगी, इफ द ग्रुप इज ए सीजू। अगर वो ग्रुप सीजू है, सीजू में क्या देखा था हमने, उसमें भी मल्टीपल एसेट्स आती थी, बट उसको सीजू क्यों नाम दिया था हमने, कि वो जितनी एसेट्स का ग्रुप बनाया था वो सारी अपने आप में इतनी कैपेबल थी कि वो कैश फ्लो जनरेट कर सकती है। अगर मैं वैसा ही कुछ एक सीजू को पूरे को निकाल रहा हूं, डिस्पोजल ग्रुप तो है ही वो, तो उसके अंदर गुडविल भी आएगी तो वो भी हम ले लेंगे। इफ द ग्रुप सीजू टू विच गुडविल हैज बीन एलोकेटेड, ओके। अभी डिस्पोजल ग्रुप हो गया, आपको सिंगल एसेट का समझ आ गया, मतलब कि उसको नॉन करंट एसेट एक है, तो अगर मल्टीपल होगी तो इसमें डिस्पोजल ग्रुप हो गया मेरा। इसके अंदर हम लाइबिलिटी भी ऐड कर लेंगे, गुडविल भी ऐड कर लेंगे अगर सीजू है तो। लाइबिलिटी अगर वो जो एसेट हम डिस्पोज कर रहे हैं ग्रुप में उससे डायरेक्टली रिलेटेड है तो मेरा लाइबिलिटी भी आ जाएगी उसके अंदर। अब हेल्ड फॉर सेल, अब ये इंडेक्स हमारा बात ही करता है, नाम में ही लिखा है नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल। हमने बात की अभी नॉन करंट एसेट क्या होता है, नॉन करंट एसेट क्या होता है वो बात की अभी। अब ग्रुप होता है इसका तो उसको डिस्पोजल ग्रुप बोल दिया। अब बात करते हैं हेल्ड फॉर सेल की, अभी कुछ नहीं, मीनिंग ही चल रहे हैं इनके, और मीनिंग खत्म हो गए तो आपका इंडेक्स भी कंप्लीट हो जाएगा, ज्यादा कुछ बचेगा नहीं इसके बाद। फिर हेल्ड फॉर सेल तो आप वैसे ये देखो, नॉन करंट एसेट whose carrying amount will be recovered principally through a sale transaction rather than continue। मैं इसीलिए सिंपल कहूं कि ये मैंने मोबाइल इसलिए अभी मेरे पास रखा हुआ है कि ये जब तक सेल नहीं होता, मेरा पर्पज ये है कि आज खरीदना है, आपको खरीदना है, खरीदना है बोलो, मैं अभी कुरियर कर दूंगा आपको। अगर आपको खरीदना है तो ये अभी कुरियर करने के लिए रेडी हूं मैं, ठीक है। आओ सर कितना प्राइस लोगे वो आप कमेंट करो, कमेंट में बताऊंगा। हाँ ये हेल्पफुल नॉन करंट एसेट या फिर डिस्पोजल ग्रुप जिसकी मेरे को पता है कि जितना भी अमाउंट है वो रिकवर मैं यूज करने का मेरा पर्पस है ही नहीं, मेरा ये है कि इसको बेच के आए पैसा मेरे पास, बस उससे ही रिकवर करना चाहता हूं मैं, बेचने से। रिकवर्ड प्रिंसिपली थ्रू एट सेल ट्रांजेक्शन, मतलब कि सेल करने से ही उसको रिकवर करना चाहता हूं मैं, यूज करने से उसका मेरा पर्पस ही नहीं है कि कुछ रिकवर करूंगा। यही लिखा हुआ है। अब इसके बाद डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, अब ये डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन की रहेगी एक तो डेफिनेशन है, हाँ डेफिनेशन तो वैसे इसी की रह गई है, बाकी तो मोस्टली हो ही चुका है, बट हैं अभी तीन और दी हुई हैं, बट ये इतनी वो नहीं है, बट ये वाली एक लास्ट वाली और है थोड़ी। तो आइए एक बार डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन की करवाता हूं। सर ये डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन क्या होता है, नाम में तो बड़ा प्यारा सा लग रहा है ये नाम डिसकंटिन्यू। अगर एक कंपोनेंट है एंटिटी का, ये होता है कंपोनेंट ऑफ एंटिटी, मतलब कि कंप्लीट एंटिटी नहीं, उसका एक कंपोनेंट। जैसे मैं अगर कहूं कि कंप्लीट रिलायंस फ्रेश को डिस्पोज करना है या फिर उसको सेल कर देना है, तब उसको डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन ही, वो तो पूरा बिजनेस ही गया। मतलब उसका एक कंपोनेंट अगर वो करना चाहे, कंपोनेंट मतलब कि जैसे रिलायंस ग्रुप का एग्जांपल ले लेता हूं मैं, यहाँ पे रिलायंस है, अब उसकी एक तो है मेरी रिटेल स्टोर, एक है उनका पावर जनरेशन वाला, और एक है उनका टेलीकम्युनिकेशन।
जब मेरे इतने ये दे रखे हैं कि रिटेल स्टोर है, पावर जनरेशन का है, टेलीकम्युनिकेशन वगैरह, ठीक है। अब मैं कहूं कि मैं सिर्फ रिटेल स्टोर को ही डिस्पोज ऑफ करना चाहता हूं, मतलब कि ये मान लो कि अभी बेचना चाहता हूं, डिस्पोज ऑफ में और भी आएगा, मैं अभी आप ये समझो कि बेचना चाहता हूं, यही है, ठीक है। अभी ये लगा लो, इसको मैं नहीं चाहता अब रखना, इसको डिस्पोज ऑफ करना चाहता हूं या बेचना चाहता हूं, जो भी समझो आप। तो अकेला ये क्या होगा मेरा कंपोनेंट, ये अलग से ये कंपोनेंट, ये अलग से ये कंपोनेंट, ठीक है। तो कंपोनेंट को अगर किसी एंटिटी के एक कंपोनेंट को दैट आइदर हैज बीन डिस्पोज ऑफ, जो कि मेरा डिस्पोज ऑफ हो चुका है, डिस्पोज ऑफ में अभी मैं बताऊंगा डिस्पोज ऑफ में क्या क्या आता है, टेंशन मत लो। डिस्पोज ऑफ हो चुका है, या फिर मैं उसको अभी क्लासिफाई कर रहा हूं हेल्ड फॉर सेल। डिस्पोज ऑफ में मतलब कि मेरा चाहे तो बिक चुका है, या फिर मैंने यूज करना बंद कर दिया अपने बिजनेस में, समझे। या फिर अभी मेरा पर्पज है कि इसको बेच दूंगा मैं, मतलब ये क्लासिफाई हो गया। मतलब कि क्लासिफाई कब होता है मेरा हेल्पफुल सेल, जब मेरा कुछ क्राइटेरिया इंडेक्स 105 में दिया हुआ है वो वाला मीट हो जाएगा, तो मतलब कि जो ये मेरा ऑपरेशन है, जो मेरा कंपोनेंट है, ये उसने इंडेक्स 105 के क्राइटेरिया को मीट कर दिया है तब, या फिर वो ऑलरेडी मेरा बिक चुका है, या फिर अबंडन हो चुका मेरा। अबंडन मतलब कि मैं उसको यूज से बाहर कर चुका हूं, अब यूज नहीं करता उसको, ठीक है। तो ये हो गया मेरा कंपोनेंट, ये दोनों कंडीशंस में से कुछ भी हो सकती है। एंड इसको मैं डिटेल में कराऊंगा, अभी आगे भी ये कंसेप्ट आएगा, ये वाली इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है काफी, इसको ध्यान से समझो आप। एंड इसको अभी दोबारा से आऊंगा, इसी लाइन पे दोबारा आऊंगा, एक बार के लिए जा रहा हूं कि कंपोनेंट बता दिया आपको कि क्या होता है, मतलब कंप्लीट एंटिटी नहीं, उसका एक कंपोनेंट दैट। अब इसके कंपोनेंट में कुछ और भी हो सकता है, ठीक है। मतलब कंपोनेंट का मतलब ये है कि कंप्लीट एंटिटी नहीं, उसका कुछ पार्ट। जैसे अब मान लो रिटेल स्टोर मेरे मल्टीपल लोकेशंस पे हैं, मेरा दिल्ली में भी है, मुंबई में भी है, मेरा ये कोलकाता में भी है। इसको दूसरे पेन से लिख देता हूँ ना सारे, रिटेल स्टोर है ना मेरा, ये मेरा दिल्ली में भी है, ये मेरा मुंबई में भी है, और ये मेरा कोलकाता में भी है। जब मेरा मल्टीपल लोकेशंस पे है, अगर मैं कहूं कि सिर्फ ये वाली बंद कर देता हूं, ये मेरा अलग कंपोनेंट, ये अलग कंपोनेंट, ये अलग कंपोनेंट, समझे। अगर ए कंपोनेंट ऑफ एन एंटिटी दैट आइदर हैज बीन डिस्पोज ऑफ, या तो मेरा डिस्पोज ऑफ हो चुका है, वहां पे तो हम डिस्पोज ऑफ में चाहे सेल से हुआ हो या फिर मैंने वैसे यूज करना बंद कर दिया हो, दोनों कवर होते हैं। तो यहां पे लिख सकता हूं मैं, यहां पे डिस्पोज ऑफ मतलब कि यहां पे आप देखो हैज बीन मतलब कि हो चुके हैं, हो चुके हैं, मतलब कि चाहे तो सेल या फिर मेरा अबंडन, यहां पे दोनों कवर होंगे। अगर फ्यूचर में होना है, मैं कहता हूं कि इसको यूज नहीं, इसको मतलब कि बिजनेस से अब यूज नहीं करूंगा, बिजनेस में नहीं रखूंगा, इसमें इसका यूज वगैरह बंद कर देता हूं मैं, ठीक है। मतलब कि कुछ क्राइटेरिया अगर मीट कर जाती है, मतलब कि अभी ये समझो कि क्राइटेरिया यही है कि मेरे को सेल करने के लिए अभी निकाल दिया मैंने, ठीक है। क्राइटेरिया में और भी हैं, बट मेजर क्राइटेरिया जो मैं आपको बता रहा हूं, ये लगा लो कि अभी मैंने उसको सेल करने के लिए निकाल दिया कि हाँ इस कंपोनेंट को मैं सेल करना चाहता हूं, अब यूज नहीं करना चाहता, वहां पे सिर्फ सेल वाला कवर होगा। यहाँ पे फ्यूचर के लिए सिर्फ सेल, अगर पहले कर चुके हो, चाहे आपने सेल किया हो, चाहे किसी भी तरीके से आपने उसका निपटारा कर दिया है, निपटा दिया उसको, तो वो सारे कवर हो जाएंगे, ठीक है। और साथ में रिप्रेजेंट करता है ए सेपरेट मेजर लाइन ऑफ बिजनेस, एक तो एक कंपोनेंट और एक सेपरेट मेजर लाइन ऑफ बिजनेस या फिर जियोग्राफिकल एरिया ऑफ ऑपरेशंस। अब ये क्या है सर, ये बताओ। वैसे तो मैंने आपको कंपोनेंट वाला बता दिया, कंपोनेंट ही क्या था इन्होंने कि रिलायंस के ये भी अलग कंपोनेंट हो गया, ये अलग कंपोनेंट हो गया, ये अलग कंपोनेंट, ये अलग कंपोनेंट, मतलब कि कंप्लीट एंटिटी ना होगा उसका एक कंपोनेंट। अब उस कंपोनेंट में एक तो कौन से कंपोनेंट, अब बात हो रही है कौन से कंपोनेंट। ऊपर बात हुई थी कि कौन से वाले को डिसकंटिन्यू ऑपरेशन मानूंगा, चाहे तो मैं उसको बेच चुका हूं या फिर उसको यूज अपने बिजनेस से अलग कर दिया, निपटारा कर दिया मैंने उसका, या फिर मान लो उसका यूज करना बंद कर दिया उसका बिजनेस से, और एक या फिर मैंने उसको
कंडीशन मीट कर गया मेरी इंडेक्स 105 की, ठीक है। एक तो ये हो गया मेरा पास्ट और फ्यूचर। वो कौन सी एसेट्स, कौन सा कंपोनेंट की, कौन सा कंपोनेंट, अब ये बता रहे हैं कौन सा कंपोनेंट। चाहे तो मेजर लाइन ऑफ बिजनेस, मतलब मेजर लाइन ऑफ बिजनेस। अब कहूं मैं जैसे रिलायंस के एक तो रिटेल स्टोर का बिजनेस लाइन होगी, एक पावर के अंदर इसका बिजनेस लाइन होगी, एक इसकी टेलीकम्युनिकेशन अलग बिजनेस लाइन होगी। अब मैं कहूं कि इनमें से कोई भी अगर ये कहेगी नहीं इसको अब से मैं बेचना चाहता हूं या फिर डिस्पोज ऑफ कर चुका हूं, फ्यूचर में क्लासिफाई कर, फ्यूचर के लिए मतलब कि क्लासिफाई कर दिया इसको, ये इसको अभी रखी हुई है तो मैंने सेल करने के लिए, एक मेरी जा चुकी है उसमें तो मेरा सारा आएगा डिस्पोजल वाला जो भी था, ठीक है। आप समझो इनमें से कोई भी, मतलब ये बिजनेस लाइन होगी चाहे तो ये, और एक जियोग्राफिकल एरिया दिल्ली, बॉम्बे, कोलकाता, मतलब कि रिटेल स्टोर अगर मैं कहूँ कि दिल्ली में बंद हो गया तो मेरा जियोग्राफिकल एरिया हो गया। अगर ये है तो मेरा, और ये वाली कंडीशंस मीट कर जाती है तो मेरा डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन कहूंगा इसको। अगर मैं कहूं ये दिल्ली में मेरा जो रिटेल स्टोर है दिल्ली के अंदर, उस रिटेल स्टोर्स को सभी को मैं बेचने के लिए रख दिया गया, बेच दूंगा, हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई हो गया है, मतलब कि आज के आज ही कोई खरीदने आए उसको मैं बेचने को रेडी हूं, दिल्ली के रिटेल स्टोर्स को, रिलायंस ने कहा। तो क्या इसको कहेंगे हम, इसको कहेंगे हम, ये जियोग्राफिकल एरिया हो गया, यहाँ पे और लगा हुआ है ना, चाहे तो जियोग्राफिकल एरिया, हाँ ये कंडीशन मीट, और यहाँ पे भी और लगा हुआ था। मैं कहता हूं कि मैंने क्लासिफाई कर दिया एज हेल्ड फॉर सेल, कि इसलिए रखा हुआ है कि इसको बेचना मेरे को, तो इसको क्या कहेंगे, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। और अगर मान लो ये बॉम्बे में है जो, इसको मैंने क्या किया, ये मेरा एक कंपोनेंट हो गया अलग, सबसे पहले कंपोनेंट कौन सा हो गया मेरा, ये हो गया जियोग्राफिकल एरिया वाला, हाँ ठीक है जियोग्राफिकल एरिया। और साथ में कौन सी कंडीशन देखनी है मेरे को कि ये तो डिस्पोज हो, मैं कहता हूं कि इसको मैं निपटा चुका हूं बॉम्बे वाले को, पहले ही बेच चुका हूं इसको पहले ही, ये वाली कंडीशन मीट होगी प्लस ये वाली होगी मीट, तो मतलब ये भी मेरा क्या हो गया, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, समझे। और साथ में एक और दे रखा है यहाँ पे, इज पार्ट ऑफ सिंगल कोऑर्डिनेटेड प्लान, अगर जो हमने अभी बात की थी उसकी, उसका ही कोई पार्ट है, कोई सिंगल कोऑर्डिनेटेड प्लान का, डिस्पोज ऑफ ए मेजर लाइन ऑफ बिजनेस और जियोग्राफिकल एरिया ऑफ ऑपरेशन, और ये वाला तो उसका ही जैसा, ठीक है समझा जाएगा। और में अगर ये सब्सिडरी है, अगर मान लो उनमें से नहीं था कोई भी कंपोनेंट में, इनमें से नहीं था, अगर कोई इनमें से नहीं था कोई भी, बट एक सब्सिडरी थी मेरी जो एक्वायर की थी मैंने एक्सक्लूसिवली विद ए व्यू टू रिसेल, मतलब रिसेल करने के लिए एक्सक्लूसिवली एक्वायर की थी, या फिर वो अगर मैंने उसको एक्वायर ही इसलिए किया है तो वो भी मेरे क्या आ गई, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, समझे। तो सर ये डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन में आपने यहां पे बोला कि अबेंडन, ये अबेंडन क्या होता है, अबेंडन का मैं आपको आगे करवाऊंगा, एसेट्स टू बी अबेंडन, इसको मैं करवाऊंगा, बट अभी के लिए आपको एक बार समझ आ गया, इसका डिटेल में आपको बताऊंगा और भी कि क्या होता है। अभी तक आपने देखा नॉन करंट एसेट क्या होती है, मतलब कि सिंगल नॉन करंट एसेट जो मेरी किसी भी इंडेक्स में कवर हो जाती है, बट इंडेक्स 16, 38, 40 में कवर होगी तो उसके ऊपर हम मेजरमेंट के प्रोविजंस भी लगा देंगे। और एक डिस्पोजल ग्रुप जो एक से ज्यादा नॉन करंट एसेट आती है, उसके अंदर मेरा कुछ लाइबिलिटी भी आ सकती है अगर डायरेक्टली एसोसिएट है उससे, और साथ में मेरा अगर सीजू है वो डिस्पोजल ग्रुप तो उसके अंदर मेरा कुछ गुडविल जो एलोकेट हुआ होगा वो भी आ जाएगा डिस्पोजल ग्रुप में। फिर देखा हेल्ड फॉर सेल, मतलब कि इसलिए हेल्ड कर रहा हूं कि मेरा मेन पर्पस है कि उसको बेच के ही पैसा लेना, मेरा मेन मोटिव। डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, मेरी वो एंटिटी का एक कंपोनेंट क्या हो सकता है मेरा, कोई जियोग्राफिकल एरिया हो सकता है ऑपरेशंस का, जैसे मेरे रिटेल ऑपरेशन है इसका एक जियोग्राफिकल एरिया दिल्ली था, मुंबई था, ये तो लिखा हुआ है जियोग्राफिकल एरिया ऑफ ऑपरेशन हो सकता है, या फिर मेरा कोई मेजर लाइन ऑफ बिजनेस, जैसे कि रिटेल स्टोर काफी अच्छा मेजर लाइन ऑफ बिजनेस है रिटेल, उसका रिलायंस का पावर जनरेशन एक अलग लाइन ऑफ बिजनेस हो गया, तो ऐसे ऐसे करके मेरा मेजर लाइन ऑफ बिजनेस हो सकता है। या फिर मेरी कोई सब्सिडरी है जिसको मैंने एक्वायर ही इसलिए किया था कि उसको रिसेल करना है मेरे को, या फिर वो यहां पे हमने दो देखे, डिस्पोज ऑफ या फिर क्लासिफाई हो चुकी है, कुछ क्राइटेरिया मीट हो गया था, मतलब कि इंडेक्स 105 का, तो वो वाली होगी मेरी डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। अभी डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन यही खत्म नहीं हुआ है, अभी बातें और भी होंगी इसके अंदर डिटेल में, अभी तो सिर्फ इसका मीनिंग ही देखा है, अभी मीनिंग के ऊपर और भी चर्चा होगी आगे। अब कॉस्ट टू सेल, ये क्या होता है सर, कॉस्ट टू सेल,
ये होता है इंक्रीमेंटल कॉस्ट जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल हुई है टू द डिस्पोजल ऑफ एन एसेट। इंक्रीमेंटल कॉस्ट जो डायरेक्टली एट्रीब्यूट हुई है टू द डिस्पोजल ऑफ एन एसेट एक्सक्लूडिंग फाइनेंस कॉस्ट एंड इनकम टैक्स एक्सपेंस। समझे? इंक्रीमेंटल कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द डिस्पोजल ऑफ, ये तो आप उसमें इंडेक्स 36 में भी करके आए थे ना, ऐसे क्या देख रहे हो मेरे को? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कौन सी होती थी? जो कॉस्ट मेरी सिर्फ इस वजह से लग रही है कि मैं उस एसेट को सेल कर रहा हूं, अगर सेल ना करता तो मेरी वो वाली कॉस्ट इंकर नहीं होगी। वही होती है कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल। डायरेक्टली मतलब ये अगर सेल करूंगा तो लगेगी, नहीं करूंगा तो नहीं लगेगी। टू द डिस्पोजल ऑफ एन एसेट एक्सक्लूडिंग, इसमें एक्सक्लूड होगा फाइनेंस कॉस्ट और इनकम टैक्स एक्सपेंस, ये हमने वहां पे भी बात की थी इंडेक्स। फेयर वैल्यू ये हमने उस टाइम भी डिस्कस किया था कि हम इसको डिटेल में इंडेक्स 113 के टाइम पे डिस्कशन करेंगे कि फेयर वैल्यू मेजर कैसे होती है। वैसे ये होता है कि जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स के बीच में अगर कुछ ट्रांजैक्शन होती है, कि जैसे मान लो मार्केट पार्टिसिपेंट्स है हम दोनों, मैं और आप, मैं अगर आपको कोई एसेट बेचता हूं, आपको देता हूं, आप कितना पैसा दोगे वो मेरी फेयर वैल्यू। अगर मैं आपको लायबिलिटी देता हूं कि मेरी जगह आप पे कर देना, तो उसके लिए मेरे को आपको कुछ पैसा देना होगा, तो वो पैसा जो मैं दूंगा आपको लायबिलिटी ट्रांसफर करने के लिए मेरी तरफ से, तो वो जो होगा वो होगा फेयर वैल्यू, मतलब मार्केट पार्टिसिपेंट्स के बीच में द प्राइस दैट वुड बी रिसीव्ड टू सेल एन एसेट, जो आपको मिला एसेट, जो मतलब कि मैंने एसेट सेल की तो मेरे को जो पैसा आपने दिया और मैंने जो आपको पे किया, एक लायबिलिटी थी मेरी, वो ट्रांसफर कर दिया आपको, उसके लिए इन एन ऑर्डरली ट्रांजेक्शन बिटवीन मार्केट पार्टिसिपेंट्स एट द मेजरमेंट डेट। कब मेजरमेंट डेट? जिस दिन आप मेजर कर रहे हो उस दिन का। समझे? ये होगी फेयर वैल्यू। इसके बाद ये हाईली प्रोबेबल, एक तो होता है प्रोबेबल। प्रोबेबल का मीनिंग क्या होता है? मोर लाइकली देन नॉट, बट हाईली प्रोबेबल मतलब कि उससे भी कुछ ज्यादा, मतलब कि सिग्निफिकेंटली मोर लाइकली देन प्रोबेबल। अब ये सिग्निफिकेंटली मोर लाइकली देन प्रोबेबल मतलब कि आप मोटा मोटी कहूं अगर मैं, तो 70-80% तक मेरे चांस हैं, 70-80% मान लो, ठीक है। तो इस ये वाली काफी इंपॉर्टेंट है। अभी आपकी रिक्वायरमेंट आएगी इसकी आगे जो हमारा इंडेक्स चलेगा, हाईली प्रोबेबल, ठीक है, वहीं पे ज्यादा डिटेल में बताऊंगा आपको। और अभी एक काम करता हूं मैं, वाटर ड्रिंक कर लेता हूं, वहां पे कर लो। फॉर दिस ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस मस्ट बी मेट। देखो अब बात आती है हमारी मेन मुद्दे वाली, ठीक है। इसमें आता है नॉन करंट एसेट्स और डिस्पोजल ग्रुप हेल्ड फॉर सेल। हमने नॉन करंट एसेट देख लिया, डिस्पोजल ग्रुप देख लिया। अब हेल्ड फॉर सेल कब करेंगे, तो उसका कुछ क्राइटेरिया है, क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया फॉर हेल्ड फॉर सेल। सबसे पहले मैंने उसकी डेफिनेशन दे दी है दोबारा से हेल्ड फॉर सेल की, कहीं आप भूल ना गए हो। प्रिंसिपली थ्रू ए सेल ट्रांजेक्शन, मतलब कि सेल ट्रांजेक्शन करके आप रिकवर करना चाहोगे इसके जो भी आपका अमाउंट होगा, ठीक है। किसका? नॉन करंट एसेट या फिर डिस्पोजल ग्रुप का, उसको कहेंगे आप हेल्ड फॉर सेल। बट इसको इंडेक्स 105 में आने के लिए क्या क्राइटेरिया और मीट करना होगा? ये सारे जो नीचे क्राइटेरिया दिए हुए हैं ना, वो सब मीट करने होंगे। सर ऐसे कौन से क्राइटेरिया दे रखे हैं आपने? मैंने नहीं, इंडेक्स 105 ने दिए हैं, बस 2 ही क्राइटेरिया हैं। सारे तो ऐसे लिखा था सर जैसे पता नहीं कितने होंगे, हम तो डर गए थे। ये सिर्फ 2 ही हैं, एक अवेलेबल फॉर इमीडिएट सेल, एक सेल हाईली प्रोबेबल। जो अवेलेबल फॉर इमीडिएट सेल है, मतलब कि मैं आपको बार बार बोलते आया था कि मैंने ये एसेट निकाल के रख दिया, मोबाइल निकाल के रख दिया, आपको खरीदना है आपको, बोलो आज के आज ही बेच दूंगा आपको, आज के आज ही दे दूंगा आपको। तो मतलब इमीडिएट मैं रेडी हूं कि आज कोई आए खरीदने और ले जाए, मेरी तरफ से रफा दफा कर दूंगा इसको आज ही आज, कोई वेट नहीं करवाऊंगा। जैसे कि आपकी गर्लफ्रेंड या आपका बॉयफ्रेंड आपको वेट करवाता है, वैसा नहीं करवाऊंगा, साथ ही साथ बेच दूंगा इसको। अगर वैसा सीन है तो यहां पे हो जाएगा अवेलेबल फॉर इमीडिएट सेल। ये सारे क्राइटेरिया मीट करने हैं, ये तो होना ही चाहिए, साथ में हाईली प्रोबेबल भी होनी चाहिए सेल।
अगर कोई एसेट या डिस्पोजल ग्रुप मस्ट बी अवेलेबल फॉर इमीडिएट सेल इन इट्स प्रेजेंट कंडीशन, मतलब कि जैसी कंडीशन में वो आज की डेट में है वैसी की वैसी कंडीशन में मैं रेडी हूं बेचने को। ये जैसा भी है आज आपका हो जाएगा, पैसा दो और ले जाओ। अब इसके अंदर मैं अगर कहूं कि मेरे पास एक, अगर इसमें कुछ एग्जाम्पल से मैं समझाता हूं अभी आपको, जैसे कि अगर मैं कहूं कि एक मेरे पास एक बिल्डिंग है, इसके ऊपर मैंने कहा कि हेल्ड फॉर सेल है, मैं इसलिए रखा होगा कि बेच दूं, बट देखना होगा कि मेरे को क्या इमीडिएट सेल के लिए है मेरा, ये क्या इमीडिएट सेल के लिए है। तो उसमें मैंने कहा कि इसके अंदर ना मैं एक काम करूंगा, पहले अभी मतलब कि बेचने के लिए निकाल दिया है, बट मेरे को उससे पहले एक काम करवाना है कि इसके अंदर कुछ रेनोवेशन वगैरह करवाऊंगा अभी। जैसे मान लो कुछ पेंट वेंट करवा दिया, मान लो मेरे को ये है कि पेंट वगैरह करवा के, आप नॉर्मली सोसाइटी में भी देखते होंगे कि अगर कोई बिल्डिंग सेल करता है तो उसको ये सोचता है कि पहले एक बार ना उसको थोड़ा पेंट वगैरह करवा के ना अच्छा कर देते हैं ताकि उसको थोड़ा ज्यादा पैसा मिले। अभी ये लगा लो पेंट वगैरह वो करवाएगा तो उसके ऊपर मैक्सिमम लगा लो 1 लाख रुपए लग जाएगा उसके, एक बिल्डिंग होगी कोई छोटी मोटी, 1 लाख लग जाएगा। उसको पता है कि 1 लाख लगाएगा तो उसको क्या पता 5-6 लाख ज्यादा मिल जाए सेल करने से। तो उसने कहा कि मैं इसको ना पहले रिनोवेट करवाऊंगा उसके बाद बेच दूंगा। तो इसको क्या कहें कि अवेलेबल फॉर इमीडिएट सेल है या नहीं। हमने यहां पे बात की थी इमीडिएट और प्रेजेंट कंडीशन। इसकी प्रेजेंट कंडीशन तो आज की डेट में ऐसी है कि खंडर जैसी बिल्डिंग है, अगर उसमें रेडी हो बेचने के लिए तब तो कहोगे कि अवेलेबल फॉर इमीडिएट सेल है। बट अगर आप कहोगे कि नहीं मैं जैसी कंडीशन में आ जाए खंडर जैसी कंडीशन में, वैसा नहीं बेचूंगा, मैं इसको पेंट करवाऊंगा और फिर बेचूंगा, तो वो क्या होगी मेरी, वो अवेलेबल फॉर इमीडिएट सेल नहीं हुई। तो मतलब कि इसका क्राइटेरिया मीट नहीं किया इस बिल्डिंग ने। अगर इसके ऊपर मैं रिनोवेशन वगैरह करवाऊंगा अभी तो ये क्राइटेरिया मेरा मीट नहीं किया। कौन सा वाला, इंडेक्स 105 में जो दिया हुआ, कौन सा, अवेलेबल फॉर इमीडिएट सेल। तो इस केस में इंडेक्स 105 नहीं लगेगा इसके ऊपर। तो इसके ऊपर कब लगेगा, जब मेरा ये रेनोवेशन वगैरह जो करवाना था वो हो गया। अब मैं कहता हूं कि हाँ अब जिस कंडीशन में आई है, अब कौन सी कंडीशन में आ गई, ये होने के बाद ये हो चुका है, ये हो चुका है मेरा। उसके बाद मैं कहता हूं हाँ अब जैसी कंडीशन में इसमें बेचने को रेडी हूं, चाहे अभी के अभी कस्टमर आ जाए मेरे पास। अगर वैसा है वैसा है तो कहेंगे कि हाँ ले जाओ। तो मतलब कि प्रेजेंट कंडीशन जैसी है उसकी, उसमें ही मैं सेल करने को रेडी हूं, तो मतलब कि इमीडिएट सेल, तो इंडेक्स 105 का एक क्राइटेरिया मीट कर जाता है ये अवेलेबल फॉर इमीडिएट सेल वाला। और दी टर्म्स that are usual and customary for sale of similar assets और disposal group। अगर कुछ टर्म्स हैं जो कि यूजुअल और कस्टमरी होती हैं फॉर सेल ऑफ इमीडिएट सिमिलर एसेट्स डजंट डिस्क्वालीफाई टू बी क्लासिफाइड एज हेल्पर। अगर मैं कहूं कि कुछ ऐसे मेरे यूजुअल और कस्टमरी हैं कि होता ही है, अगर मैं सिमिलर एसेट्स को भी सेल करता हूं तो मतलब हर केस में होता है, सिर्फ मेरे केस में नहीं है, वो कस्टमरी है, ये होता ही है, ये एक रिवाज है कि ऐसा चलता है। और डिस्पोजल ग्रुप में तो वो डिस्क्वालीफाई नहीं करेगा कि फिर भी हम ये मान लेंगे कि हाँ ये मेरा इमीडिएट सेल के लिए अवेलेबल है। तो इसका एग्जांपल से बताता हूँ आपको। अभी हम ना कुछ ऐसे ही के जो ये लिखे हुए हैं ना, मैंने ये भी करवाऊंगा अभी, बट उसके एक बार कंसेप्ट आपको क्लियर कर देता हूँ, फिर वहां पे भी जाऊंगा आपको लेके। अभी ये मान लो मेरा एक मेरा ना हेडक्वार्टर्स थे, ठीक है, हेडक्वार्टर्स होते हैं जय, उसके अंदर ना अभी खाली नहीं किया था, बट मैंने कहा कि इसको मैं हेल्ड कर रहा हूं बेचने के लिए हेल्ड कर रहा हूं बेचने के लिए, तो उसको अवेलेबल फॉर इमीडिएट सेल मानेंगे या नहीं मानेंगे। मैं कहता हूं कि पहले आप उससे पूछा कि मैं मतलब कि हेडक्वार्टर को जैसी कंडीशन में वैसे बेचोगे, उसने कहा नहीं हम इसको अभी बस खाली करना, खाली करते ही बिकाओगे। तो उस केस में ये यूजुअली होता है कि आप उसमें रह रहे हो बट सिर्फ एक कस्टमर ही है कि उसको खाली करोगे, और मैं कहूंगा हाँ ठीक है इसको अवेलेबल फॉर इमीडिएट सेल मान लेंगे। बट अगर वो मेरे को ये कहे, अगर ये कहे कि
इस हेड क्वार्टर को मैं तभी खाली करूंगा जब मेरे को कोई और ठिकाना मिल जाएगा कहीं, मतलब कि दूसरा मतलब कि दूसरी लोकेशन कुछ और फाइंड कर रहे हैं, अगर वो मिलेगी तब इसको खाली करेंगे। तो ये तो कस्टमर, तो इसको अभी अवेलेबल फॉर इमीडिएट सेल नहीं मानोगे, समझे? तो इसको हम डिटेल में अभी करेंगे और कि अवेलेबल फॉर इमीडिएट सेल और एक यूजुअल एंड कस्टमरी फॉर सेल। अगर मेरा प्रेजेंट कंडीशन में होना चाहिए सबसे पहले तो, कि जैसी कंडीशन में वैसी कंडीशन में मैं रेडी हूं, और बट उसमें अगर मान लो कुछ ये कि मेरा कस्टमर ही है कि हाँ होती है वो सिमिलर एसेट्स में भी, तो उसको मान लेंगे हाँ इमीडिएट सेल ही है फिर भी, और एक सेल ट्रांजेक्शन इंक्लूड। अब जैसे मान लो मैं अभी तक तो बात कर रहा था कि सेल कर रहा हूं आपको तो पैसा आएगा, अब मैं कहूं कि मेरे को सेल करके उस एसेट को बेच रहा हूं, तो आपसे भी कोई एसेट ही मिल रही है अगर मेरे को, अब मैंने कहा कि मैं ये अपना जो मोबाइल है इसको आपको सेल कर रहा हूं, आप उसकी जगह मेरे को एक आईपैड दे रहे हो, दे सकते हो, तो वो भी इसके अंदर आएगा। हाँ, अगर ये ऊपर वाली क्राइटेरिया मीट कर जाती है तो हम एसेट के एसेट का एक्सचेंज भी होगा तब भी मान लेंगे इसको, इंक्लूड एक्सचेंजेस ऑफ नॉन करंट एसेट्स फॉर अदर नॉन करंट एसेट्स व्हेन द एक्सचेंज हैज कमर्शियल सब्सटेंस, बट इसमें कमर्शियल सब्सटेंस होना चाहिए। अब कमर्शियल सब्सटेंस का मीनिंग हमने इंडेक्स 16 किया था जब, तब डिटेल में देखा था कि क्या होता है, समझे? उसमें कैश फ्लो वगैरह का देखा था कि उसकी वजह से मेरा कैश फ्लो में चेंज आता है, और भी डिटेल में गया था, बट मैंने छोटा सा बता दिया आपको कि कमर्शियल क्या होता है। अगर नॉन करंट एसेट के बदले में नॉन करंट लेता हूं दूसरी आपसे, मैं अपनी नॉन करंट दे रहा हूं आपसे ले रहा हूं, तो वो वाले भी कवर हो जाएंगे। तो एक काम करते हैं, पहले एग्जांपल्स निपटा के आते हैं जल्दी से। आईसीआई के स्टडी मटेरियल पे आइए, हम आईसीआई स्टडी मटेरियल ही फॉलो कर रहे हैं अपने सारे लेक्चर्स के लिए, और आपको कहीं दोबारा से ऐसे भागने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल स्टडी मैट की कवरेज है, बस रिवाइज करते रहो आप। अवेलेबल फॉर इमीडिएट, एक प्रॉपर्टी है बीइंग यूज्ड एज हेडक्वार्टर, एक प्रॉपर्टी को एज ए हेडक्वार्टर यूज किया जा रहा है, एंटिटी यूज कर रही है उसको, नीड्स टू बी वेकेटेड, उसको वेकेट करना है बिफोर इट कैन बी सोल्ड। एक प्रॉपर्टी है यूज एज हेडक्वार्टर्स बाय द एंटिटी, एंटिटी उसको एज ए हेडक्वार्टर यूज कर रही है, एंटिटी को ये खाली करना पड़ेगा बिफोर इट कैन बी सोल्ड, उसको सेल करने से पहले। तो क्या उस हेडक्वार्टर्स को मान लें हम इमीडिएट सेल? हाँ, द टाइम रिक्वायर्ड टू वेकेट द प्रॉपर्टी इज यूजुअल, जो टाइम लगेगा उसको खाली करने में वो तो मतलब कि नॉर्मल है, यूजुअल और कस्टमरी है फॉर सेल ऑफ सच एसेट, मतलब कि ऐसे ऐसे सेट्स होती है जो प्रॉपर्टी वगैरह उसको खाली करने में टाइम लगता है। हम ये नहीं कहेंगे कि प्रेजेंट कंडीशन में नहीं है तो हम इसको इमीडिएट सेल नहीं मानेंगे, नहीं, ये सेकंड पॉइंट इसीलिए डाला था, यूजुअल एंड कस्टमरी है कि ऐसा होता है, हेंस द प्रॉपर्टी कैन बी कंसिडर्ड एज अवेलेबल फॉर सेल, तो इसको अवेलेबल फॉर सेल मानेंगे। बट हाउएवर इफ प्रॉपर्टी कैन बी वेकेटेड ओनली आफ्टर ए रिप्लेसमेंट, अगर मैं कहूं कि इस प्रॉपर्टी को मैं तभी खाली करूंगा जब मेरे को कोई रिप्लेसमेंट मिल जाएगा, देन दिस मे इंडिकेट दैट द प्रॉपर्टी इज नॉट अवेलेबल फॉर इमीडिएट सेल, तो इसको ये कहेंगे कि इमीडिएट सेल के लिए अवेलेबल नहीं है, बट ओनली आफ्टर रिप्लेसमेंट बिकम्स अवेलेबल, जब उसको रिप्लेसमेंट मिल जाएगा तब हम उसको कहेंगे कि हाँ ये मेरी अवेलेबल फॉर सेल है अब, ठीक है जी। और एक एंटिटी कांट क्लासिफाई ए मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एज हेल्ड फॉर सेल इफ प्रायर टू सेलिंग द फैसिलिटी इट नीड्स टू क्लियर ए बैकलॉग। हाँ, अगर मैं कहता हूं कि कोई एंटिटी है वो अपना एक मैन्युफैक्चरिंग की फैसिलिटी को सेल करने के लिए निकाल दिया, उसने सेल करना चाह रही है, तो बट उसके पास कुछ ऑर्डर्स हैं जिसको उसे कंप्लीट करना है अभी, तो उसको क्या मान लें इमीडिएट सेल है? नहीं, इमीडिएट सेल तो है ही नहीं, क्योंकि इमीडिएट होता है कि तुरंत के तुरंत अभी के अभी मैं रेडी हूं अगर कोई बायर आए तो बेचने के लिए, बट वो कहता है कि नहीं इसको मैं तब तक तो यूज करूंगा कि जो अनकंप्लीट ऑर्डर है उनको सारों को कंप्लीट करूंगा, जिस दिन आपके ऑर्डर कंप्लीट हो जाएंगे तब उसको मान लेना हेल्ड फॉर सेल, तब तक के लिए ये अवेलेबल फॉर इमीडिएट यूज नहीं, इमीडिएट सेल नहीं है, अवेलेबल फॉर इमीडिएट सेल नहीं है, कब तक? जब तक कि आपके ऑर्डर्स नहीं बन जाते। तो अगर ऐसी कंडीशन दे रखी है एग्जाम में तो आप क्या लिखे हो? नॉट, मतलब वो कंडीशन मीट नहीं हुई है अवेलेबल फॉर इमीडिएट सेल वाली, तो इंडेक्स 105 अभी एप्लीकेबल नहीं होगा। वो कब होगा? जब आप ये कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद फिर देखेंगे कि कुछ और तो नहीं आपकी कंडीशन में कुछ ऐसा आ रहा है कि जिससे हमें लगे कि हाँ इमीडिएट सेल के लिए अवेलेबल नहीं है अभी।
अभी तो यही दे रखी है, तो ये हो जाती है कंप्लीट, तो उसके बाद हम मान लेंगे हाँ ये अवेलेबल फॉर इमीडिएट सेल हो जाएगी उसके बाद, जब ये कंप्लीट हो जाएंगे ऑर्डर। अगर मैं कहूं कि जो ये ऑर्डर्स हैं अनकंप्लीट, मैं ना कंप्लीट करके जिसको अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट या जो भी फैसिलिटी सेल मतलब सेल कर रहा हूं, वो अनकंप्लीट ऑर्डर भी वही कंप्लीट करेगा, अब मेरा कुछ नहीं है, उसका ही हो जाएगा। तो उस केस में मतलब कि जैसी कंडीशन में आज वो एसेट के ऊपर कुछ अनकंप्लीट ऑर्डर से, मतलब कि मान लो मैं कुछ, मेरा प्लांट है मैन्युफैक्चर करने का, क्या चीज मैन्युफैक्चर करने का प्लांट है मेरा, मेरा ये लगा लो प्लांट है, वो मैन्युफैक्चरिंग करने का है किस चीज को, ये लगा लो कुछ भी सम हेवी इंजीनियरिंग मेटेरियल मशीन्स वगैरह बनाता है, मेरे पास लगा लो 4 मशीन्स के अभी ऑर्डर थे, 4 मशीन और बना के देनी है, जब तक मेरी 4 मशीन नहीं बन जाती मेरे पास और मेरे को ही बना के देने हैं, तब वो अवेलेबल फॉर इमीडिएट सेल नहीं है। बट अगर मैं कहता हूं ये 4 मशीन भी ना आप ही बनाना और ये प्लांट भी आप ही ले लो, तब उस केस में ये आज की कंडीशन में मेरा जैसी कंडीशन थी कि मतलब कुछ ऑर्डर्स वगैरह थे, उस कंडीशन में मैं उसको जैसी प्रेजेंट कंडीशन में सेल कर दिया, तो वो क्या हो गया, मेरा कंडीशन मीट हो गई है, एक क्राइटेरिया मीट हो गया। मतलब कि however if the entity intends to sell the manufacturing plant facility along with the uncompleted orders, it can be considered as available for immediate sale। तो इसको मान लेंगे कि इमीडिएट सेल के लिए अवेलेबल है। एक एंटिटी प्लान्स टू रेनोवेट सम ऑफ इट्स प्रॉपर्टी टू इंक्रीज इट्स वैल्यू प्रायर टू सेलिंग इट। अगर एक एंटिटी है वो रेनोवेट करती है किसी प्रॉपर्टी को ताकि उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाए सेल करने से पहले, द एंटिटी इज ऑलरेडी सर्चिंग फॉर ए बायर, बट वो एंटिटी सर्च कर रही है, बायर्स को सर्च कर रही है। अब जब हम हाईली प्रोबेबल वाला देखेंगे ना, उसके अंदर एक कंडीशन ये भी आएगी कि बायर को सर्च करने का प्रोग्राम शुरू हो चुका है, ठीक है, तो ये कहते हैं कि हाँ वो काम शुरू हो चुका है, बट ड्यू टू द प्लान्स टू रेनोवेट द प्रॉपर्टी प्रायर टू सेल द प्रॉपर्टी मे नॉट बी मीटिंग द कंडीशन ऑफ अवेलेबल फॉर। इनका प्लान है रेनोवेट करने का, ये मैं आपको ऑलरेडी वैसे बता के भी आया था अभी जब टॉपिक समझा रहा था कि अगर उनका प्लान है कि रिनोवेट करके बेचोगे, जैसे पेंट वगैरह करवा के तो उसके बाद सेल करोगे, ऐसा कुछ प्लान है, तो इस प्रॉपर्टी को ये मत मानो कि इमीडिएट सेल के लिए अवेलेबल है, तो ये कंडीशन मीट नहीं करी है, समझे, सभी कंडीशंस मीट करनी होती है। अगर ये मीट नहीं हुई तो मतलब कि ये इंडेक्स 105 एप्लीकेबल नहीं होगा इस एसेट के ऊपर। एक कंपनी हैज पुट ए प्रॉपर्टी ऑन दी मार्केट एंड एक्सपेक्ट्स दैट ऑल द कंडीशंस ऑफ क्लासिफिकेशन एज हेल्ड फॉर सेल आर मेट। अब ये कह रहे हैं कि एक प्रॉपर्टी है जिसकी इन्होंने मार्केट में सेल करने के लिए निकाल दी और इन्होंने एक्सपेक्टेशन किया कि उसके सारे कंडीशंस क्लासिफिकेशन एज हेल्ड फॉर सेल मीट हो चुके हैं, एनी मीट हो जाएंगे, मतलब एक्सपेक्ट करते हैं, और जो बायर आएगा विल अंडरटेक सर्चेज, वो कुछ सर्चेज वगैरह करेगा, वैल्यूएशंस वगैरह करेगा बिफोर मेकिंग एन ऑफर एंड एक्सचेंजिंग कॉन्ट्रैक्ट। तो जो बायर आएगा वो कुछ उसके ऊपर वैल्यूएशन वगैरह करेगा, तो उसके बाद ही वो सेल वगैरह हो पाएगी, ठीक है, मतलब उस सच कंडीशन आर नॉर्मल। और जो ये मतलब वैल्यूएशन वगैरह करवाने का होता है ना प्रॉपर्टीज वगैरह के केस में नॉर्मल होता है, आपने देखा भी होगा, एंड उसकी वजह से कुछ डिले हो जाता है अगर मान लो ये मतलब वैल्यूएशन वगैरह करवाने की वजह से फ्रॉम सच लीगल प्रोसेसेस, तो मतलब इस प्रोसेस की वजह से कुछ डिले वगैरह होता है, तो ये डू नॉट प्रिक्लूड द प्रॉपर्टी फ्रॉम बीइंग क्लासिफाइड एज सेल। तो इसको मतलब कि हेल्ड फॉर सेल माना जाएगा फिर भी, क्योंकि ये नॉर्मल हो गया मेरा, जैसे हमने वो देखा था ना यूजुअल वगैरह, तो सेकंड वाला कंडीशन मीट कर जाती है उसकी अवेलेबल फॉर इमीडिएट सेल की सेकंड कंडीशन थी। जो व्हेन माइनर प्री सेलिंग एक्टिविटीज आर आउटस्टैंडिंग, अगर मान लो कुछ सेलिंग करने से पहले कुछ प्री सेलिंग मतलब सेल करने से पहले की कुछ माइनर एक्टिविटीज आपकी आउटस्टैंडिंग है, तो उस वजह से क्या आप उसको इमीडिएट सेल से हटा दोगे, नहीं, तभी उसको मान लो इमीडिएट सेल के लिए अवेलेबल है, एंड दोज एक्टिविटीज आर यूजुअली परफॉर्म्ड इमीडिएटली। और जो ये दूसरी जो प्री सेलिंग एक्टिविटीज हैं ये यूजुअली परफॉर्म तभी की जाती हैं इमीडिएटली बिफोर एन एसेट इज ट्रांसफर, एसेट को ट्रांसफर करने से पहले इमीडिएटली की जाती है, कुछ माइनर एक्टिविटीज होती हैं जो द एसेट कुड नेवरदलेस बी अप्रोप्रिएटली ट्रीटेड एज अवेलेबल फॉर इमीडिएट सेल। तो इसको एसेट को फिर भी ये माना जाएगा कि अवेलेबल है फॉर इमीडिएट सेल। However, when an asset is still in the course of construction and significant activities will need to be performed, अगर मान लो कुछ मतलब कंस्ट्रक्शन वगैरह कर रहे हैं और काफी सिग्निफिकेंट एक्टिविटीज पड़ी है, तब उसको ये नहीं कहेंगे, तब तो इसको ये कंडीशन मीट नहीं हुई है, फिर तो अवेलेबल फॉर इमीडिएट सेल वाली, मतलब ट्रांसफर करने से पहले उसको सिग्निफिकेंट एक्टिविटीज करनी है, अगर लाइकली दैट इट कुड बी रिगार्डेड एज, तो उसको ये नहीं मानेंगे, फिर अवेलेबल फॉर इमीडिएट सेल है। अभी जैसे ये है मेरा इसमें एग्जाम्पल देता हूँ आपको, जैसे आपने मेरे से कहा कि सर ये मोबाइल खरीदना चाहते हैं, मैंने कहा हाँ ले लो आप,
मैं तो बेचने को रेडी हूं, अभी क्या अभी बेचने को रेडी हूं। आप आए, मेरे हाथ से मोबाइल खींच लिया आपने, मैं ये क्या बदतमीजी है, मेरे को डेटा तो डिलीट करने दो, ये मेरी माइनर सी एक्टिविटी है, फॉर्मेट करके देने दो आपको, अभी ये भी नहीं करने दोगे। तो मतलब कुछ अगर प्री सेलिंग एक्टिविटी जो कि मतलब मैं तब तक तो यूज करूंगा ना जब तक आप कोई इसका मेरे को बायर नहीं मिलता, तब तक तो यूज कर ही जाऊंगा इसको। हाँ बस मेरे को जैसे ही बायर मिलेगा उसमें से डिलीट मारूंगा, फॉर्मेट करूंगा मोबाइल, आपको दे दूंगा, ले लो भाई। तो मतलब कि अगर कुछ प्री सेलिंग माइनर एक्टिविटीज पेंडिंग आपकी, तो तब भी मान लेंगे कि हाँ ये इमीडिएट सेल के लिए अवेलेबल है, इमीडिएटली अवेलेबल है अभी ये इंडेक्स 105 लग जाएगा इसके ऊपर। तो आइए दोबारा से हम नोट्स पे चलते हैं एक बार। अभी एक काम करते हैं, लेक्चर को और ज़्यादा लंबा ना करते हुए यहीं पे एक बार स्टॉप करता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में बाकी कवर करेंगे। आप एक काम करना, इसको सारे को एक बार रिवाइज कर लेना अच्छे से। हमने अभी इसमें ज़्यादा कुछ नहीं किया, हमने ये देखा था इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इसकी लिंकेज देखी थी सबसे पहले, एप्लीकेबिलिटी देखिए किसके ऊपर लगेगा, ठीक है। जो बाकी प्रोविजन से अदर देन मेजरमेंट वाले वो सारे तो सभी एसेट्स पे लग जाएंगे जो ये क्राइटेरिया मीट कर जाएंगे जिसकी अभी डिस्कशन कर रहे हैं हम, ठीक है। और इन एसेट्स को और मतलब मेजरमेंट वाले प्रोविजन 16, 40, 38 पे मेजरमेंट वाले भी लग जाएंगे, उनके ऊपर बाकी तो लगेंगे मेजरमेंट वाले और लग जाएंगे। फिर उसके बाद मीनिंग देखा, नॉन करंट क्या होती है, ठीक है, जो करंट एसेट नहीं होती वो नॉन करंट होगी, ठीक है। डिस्पोजल एक से ज्यादा एसेट, उसके अंदर लाइबिलिटी भी आ सकती है, गुडविल अगर सीजू है वो डिस्पोजल तो गुडविल भी आ जाएगा जो एलोकेट हो चुका है। हेल्ड फॉर सेल जो इसलिए मतलब कि जो जिस एसेट से मेरे को पता है कि बेच के ही पैसा लूंगा मैं, यूज करने का मेरा कोई मोटिव नहीं है उसका। डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन ये हमने देखा कि डिस्पोज्ड ऑफ मतलब कि हो चुका है या फिर क्लासीफाई हो चुका है एज हेल्ड फॉर सेल, मतलब कि कुछ क्राइटेरिया मीट कर चुका है अगर मेरा। क्या कंपोनेंट क्या दिया था मैंने नाम उसको, चाहे तो मेरा मेजर लाइन हो, बिजनेस हो, या फिर जियोग्राफिकल एरिया हो, या फिर मेरी सब्सिडरी हो, सब्सिडरी जो एक्वायर किस लिए की हो मैंने, सिर्फ रीसेल करने के पर्पज से, वो सारी डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन मानी जाती है। उसके बाद फिर मैंने हाईली प्रोबेबल देखा, ये 70-80%। फिर उसके बाद ये क्राइटेरिया देखा, इसमें अभी एक ही क्राइटेरिया देखा, अवेलेबल फॉर इमीडिएट सेल। इमीडिएट सेल हम कब मानते हैं, जब मेरी जिस कंडीशन में है उसी कंडीशन में बेचने को रेडी हूँ, बट उसमें कुछ यूजुअल और कस्टमरी वगैरह अगर होता भी है तब भी इसको मानूंगा कि हाँ मेरी कंडीशन मीट हो रही है ये। अब इसमें हमने दो एग्जांपल लिए, एक तो मेरा जैसे मोबाइल ये फॉर्मेट करके देना था आपको, और एक जैसे मैंने वो नॉर्मल वाला था कि प्रॉपर्टीज के केस में वैसा नॉर्मल होता ही है वैल्यूएशन वगैरह का, और एक जैसे कि हाँ यही दिए थे, दो ही दिए थे मैंने। हाँ हाँ जैसे कि हाँ वो खाली करने वाला मकान कि वैकेंट करना था उसको, तो ये नॉर्मल थी। तो ऐसा होता है। तो आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कमेंट करो, लाइक करो वीडियो को, जिससे कि मतलब किया करो आप, लाइक कमेंट किया करो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आपके लिए बहुत एफर्ट्स लगाता हूँ मैं, तो कुछ तो रिवॉर्ड मेरे को मिलना चाहिए, कुछ सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो। चलो बाय।